हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज जो है हम कथन और निष्कर्ष की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। दो क्लास हम लोगों ने पढ़ लिए हैं जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, फिर आपको कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े उसमें आपने देखा कि एक स्टेटमेंट था, दो कंक्लूजन थे और फिर आपको उसमें ए बी सी डी ई में आंसर देना था। अब यहां पे एक स्टेटमेंट है और आपके पास चार कंक्लूजन है। ठीक है ना, हो सकता है किसी को सोचने में 5 कंक्लूजन भी हो। आपको इसमें से एक को चूज करना है जो आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठे स्टेटमेंट के आधार पे, जो बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं हाँ इसका ये रिजल्ट है, उसको आपको इन चारों में से चूज करना है कि हाँ ये सही होगा। तो जैसे यहां पर देखिए आप स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोस्ट ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, उस दुकान में ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। अब देखिए इन चार कंक्लूजन में से एक को आपको चूज करना है। पहला क्या है, देयर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल इन दैट शॉप, उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं है। दूसरा कह रहा है कि हैंडलूम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर चीप, उस दुकान में हैंडलूम के कपड़े सस्ते मिलते हैं। तीसरा कह रहा है कि देयर आर चीप ड्रेसेस आल्सो इन दैट शॉप, उस दुकान में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं। चौथा है आपका सम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, उस दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं। तो अब आप बताइए कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधार पर सही है? इन चारों में से कौन सा एक सही है? पहला है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? एक कोई कंक्लूजन है जो सही है, उसको आपको चूज करना है। चूज द कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, वह निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो जरा मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर इन चारों में से? तो स्टेटमेंट में देखो कहा गया कि उस दुकान में ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। मोस्ट ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, तो ये तो नहीं उसमें लिखा कहीं भी कि नहीं वहां सस्ते कपड़े नहीं मिलते। ज्यादातर कपड़े महंगे हैं वहां पर, लेकिन ऐसा कहीं नहीं स्टेटमेंट ने कहा कि नहीं वहां सस्ते कपड़े नहीं मिलते। तो पहला देखो क्या कह रहा है कि उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि नहीं वहां पर सस्ते कपड़े नहीं मिलते। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि हैंडलूम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर चीप, उस दुकान में हैंडलूम के कपड़े सस्ते मिलते हैं। तो कहीं भी स्टेटमेंट में हैंडलूम के कपड़ों का जिक्र ही नहीं किया गया, तो दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा कि देयर आर चीप ड्रेसेस आल्सो इन दैट शॉप, उस दुकान में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। उस दुकान में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, ये आपका लॉजिकली बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है सम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, उस दुकान में कुछ कपड़े महंगे, नहीं कुछ नहीं ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। उस शॉप में ज्यादातर कपड़े महंगे हैं, उस शॉप में ज्यादातर कपड़े महंगे हैं। तो भाई ये लॉजिकली बिल्कुल सही हो। देयर आर चीप ड्रेसेस आल्सो इन दैट शॉप, उस दुकान में कुछ सस्ते कपड़े भी हैं। ठीक है ना, तो अगर आप उस शॉप में जाते हैं, भाई जैसे आपने पूछा कि मैं उस शॉप में चला जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल चले जाइए, लेकिन उस शॉप में ज्यादातर तुमको यार महंगे कपड़े मिलेंगे। तो अब तुम दिमाग में खुद सोचोगे कि हाँ ठीक है वहां पर कुछ सस्ते कपड़े भी उपलब्ध होंगे तो उसको मैं ले लूंगा। भाई शॉप तो बहुत अच्छी है लेकिन हर कपड़ा, मैंने कहा ज्यादातर कपड़े महंगे हैं, तो कुछ कपड़े जो सस्ते होंगे भाई वो मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उस दुकान में सस्ते कपड़े भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। अब देखिए यहां पे स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, हर पुस्तकालय में किताबें होती हैं। अब इस स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कंक्लूजन निकल सकता है ए बी सी डी में, वो आपको बताना है। तो बताइए भाई कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा?
कौन सा कंक्लूजन सही होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं। तो भाई देखो, ऐसा स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं कहा गया। स्टेटमेंट तो ये कह रहा है आपसे कि हर पुस्तकालय में किताबें होती हैं, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स। तो कहीं भी कंक्लूजन ये नहीं निकल रहा कि बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं। तो पहला तो आपका गलत है, पहला जो कंक्लूजन है वो आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि लाइब्रेरीज आर मींट फॉर बुक्स ओनली, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। तो देखो ये भी स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि हर पुस्तकालय में किताबें होती हैं, तो पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, यह भी आपका सही कंक्लूजन नहीं है। तीसरा है कि नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी पुस्तक, अब देखो यहां पर क्या लिखा, हर पुस्तकालय में किताबें होती हैं, हर पुस्तकालय में किताबें होती हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकली सही है कि हर पुस्तकालय, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। आप किसी भी पुस्तकालय में पहुंचेंगे आपको पुस्तक जरूर मिलेगी, ठीक है ना भाई। चूंकि पुस्तकालय नाम, तो हर पुस्तकालय पुस्तक के बिना नहीं होता, तो इसलिए जो है आपका सी बिल्कुल सही होगा। सम लाइब्रेरीज डू नॉट हैव रीडर्स, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है आपके स्टेटमेंट से, तो सी आपका सही आंसर होगा। नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। तो देखिए आपका जो है स्टेटमेंट कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल विच वुड परमिट द इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस। सरकार जल्द ही एक विधेयक पेश करने जा रही है जो सख्त निर्देशों के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देगा। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि वी हैव सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री इवन नाउ, हमारे देश में अभी कुछ निजी विश्वविद्यालय हैं। दूसरा कह रहा है कि द डिमांड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज इज बीइंग स्टेप्ड अप, अधिक विश्वविद्यालयों की मांग तेज की जा रही है। तीसरा है कि सच डायरेक्शंस कैन आल्सो बी इशूड विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट, ऐसे निर्देश संसद को सूचित किए बिना भी जारी किए जा सकते हैं। और चौथा है आपका कि द गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू एस्टैब्लिश एनीथिंग इन प्राइवेट सेक्टर, सरकार निजी क्षेत्र में कुछ भी स्थापित करने के निर्देश देती है। और पांचवा है अनलेस एंड अनटिल द डायरेक्शंस आर गिवन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैन चार्ज एक्सॉर्बिटेंट फीस, जब तक निर्देश नहीं दिए जाते तो तब तक निजी विश्वविद्यालय अत्यधिक शुल्क ले सकते हैं। तो यहां पर देखो जो आपका स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल विच वुड परमिट द इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन, सरकार जल्दी ही एक विधेयक पेश करने जा रही है जो सख्त निर्देशों के तहत निजी विश्वविद्यालय को की स्थापना की अनुमति देगा। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि जो है हमारे देश में अब भी कुछ निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी आप जो है नहीं कह सकते, इसलिए पहला तो गलत है। क्योंकि पहला आपका रिलेट नहीं हो रहा कि भाई अभी तक कुछ थे, अब सरकार दे रही है फैसला कि चलो भाई ठीक है अब आप जो है खोल लीजिए, ऐसा कुछ भी जो है आपके स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज इज बीइंग स्टेप्ड अप, अधिक विश्वविद्यालयों की मांग तेज की जा रही है। भाई विश्वविद्यालयों की मांग तेज हो रही है, तो विश्वविद्यालय की मांग जब तेज हो रही है तो सरकार ने फैसला किया कि हम ऐसा विधेयक लेके आएंगे जो अब जो है निजी विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति देगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी विधेयक सरकार को लाने की कब जरूरत पड़ती है, कोई भी विधेयक सरकार को लाने की तब जरूरत पड़ती है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो और चीजें कम हो वहां पर,
भैया अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट तो देखो यही तो कह रहा है कि निजी विश्वविद्यालयों खोलने की हम अनुमति देंगे। अब इसका मतलब यही है कि उसकी मांग जो है तेजी से की जा रही है कि भाई और विश्वविद्यालय चाहिए हमें, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हमारे यहाँ भी खोलिए। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम जो है प्राइवेट सेक्टर में चीजों को दे देंगे, वो आराम से आपके यहाँ विश्वविद्यालय खोल लेंगे। तो इसलिए जो है अधिक विश्वविद्यालयों की मांग तेज की जा रही है, इसलिए सरकार ये बिल लेकर के आई है, ये विधेयक लेकर के आई है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है, बाकी सी डी और ई ये आपके सब गलत है, ठीक है ना। तो जो है दूसरा जो आपका कंक्लूजन है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि इन द यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी मीडियम। विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश विद्यार्थी हिंदी मीडियम में लिखते हैं। अब पहला कंक्लूजन है सम कैंडिडेट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन राइट इन हिंदी। इस परीक्षा में कुछ उम्मीदवार हिंदी में लिखते हैं। दूसरा कह रहा है कि मोस्टली कैंडिडेट विथ हिंदी मीडियम अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा में ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार शामिल होते हैं। तीसरा है कि इन दिस एग्जामिनेशन नो कैंडिडेट राइट्स आंसर इन मीडियम अदर देन हिंदी। इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी हिंदी के अलावा अन्य माध्यम में नहीं लिखता है। और अगला है आपका चौथा कि ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन राइट आंसर इन हिंदी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार हिंदी में लिखते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन चारों में कौन सा लॉजिकली सही है, कौन सा जो है बिल्कुल स्टेटमेंट के आधार पे सही निकलेगा। ए बी सी डी में कौन सा कंक्लूजन आपका परफेक्ट है? तो जल्दी से आंसर करिए भाई, इन चारों में कौन सा परफेक्ट होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहां पर जो भी हमको सोचना है वो स्टेटमेंट के आधार पर सोचना है, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके आधार पे हमें जो है यहां पर आंसर निकालना है। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहली और दूसरी क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें देखो एक स्टेटमेंट दो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन के बाद जो आपको आंसर देना था वो ए बी सी डी ई में देना था। यदि केवल पहला सही हो तो आंसर ए दीजिए, यदि केवल दूसरा फॉलो करता हो तो आंसर बी दीजिए, यदि जो है आइदर और हो तो सी दीजिए, यदि दोनों फॉलो नहीं करते तो डी दीजिए, और आंसर ई तब दीजिए दोनों फॉलो करते हैं। अब यहां पर क्या देखो, यहां पर एक स्टेटमेंट है और चार आपके ऑप्शन है, सही कोई एक है, उस एक को आपको चूज करना है, निकालना है। और वो भी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है इस बात पे बहुत ध्यान से आपको सोचना है। जैसे कहा गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। अधिकांश अभ्यर्थी किस में लिखते हैं? हिंदी माध्यम में लिखते हैं, अधिकांश लिखते हैं। तो पहला देखो क्या है कि सम कैंडिडेट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन राइट इन हिंदी। इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवार हिंदी में लिखते हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर, कुछ नहीं लिखते, ज्यादातर उम्मीदवार जो है हिंदी में लिखते हैं। तो पहला तो गलत है, ठीक है ना। मोस्टली कैंडिडेट विथ हिंदी मीडियम अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा में ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है भाई, ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार शामिल होते हैं, इसलिए यही कारण है कि वो लोग उसका आंसर हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है जो आपका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका बी जो है बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखो, इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी हिंदी के अलावा अन्य माध्यम उत्तर नहीं लिखता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी मीडियम में लिखते, हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो कुछ विद्यार्थी हिंदी के अलावा कुछ और में भी लिखते होंगे, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी उम्मीदवार हिंदी में उत्तर दे लिखते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अधिकांश लिखते हैं। अधिकांश मतलब कि 80% कह सकते हैं, 20% ऐसे लोग भी जो किसी और भी माध्यम में लिखते होंगे, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर कि इस परीक्षा में ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार शामिल होते हैं, और यही कारण है कि जो है ज्यादातर उम्मीदवार हिंदी माध्यम में उत्तर लिखते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प।
यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प। यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती हैं। बताइए भाई इन चारों में कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला कह रहा है कि दिस इज नॉट ए गुड बुक, यह कोई अच्छी किताब नहीं है। दूसरा कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। तीसरा कह रहा है कि नो गुड बुक हेल्प्स, कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती। चौथा कह रहा है कि सम गुड बुक्स हेल्प, कुछ अच्छी किताबें मदद करती हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। पहला सही है कि दूसरा सही कि तीसरा कि चौथा कि पांचवा, कौन सा निष्कर्ष जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो क्या कहा गया कि दिस बुक कैन हेल्प, दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प। यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें, क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती हैं। तो यह किताब क्यों मदद कर सकती है? यह किताब क्यों मदद कर सकती है? क्योंकि यह अच्छी है। यह किताब क्यों मदद कर सकती है? क्योंकि यह किताब अच्छी है। क्योंकि स्टेटमेंट तो यही कह रहा है ना कि यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती हैं। तो यह किताब क्यों मदद कर सकती है? क्योंकि यह किताब अच्छी है। तो यहां पर क्या होगा? क्या पहला सही होगा? क्या यह कोई अच्छी किताब नहीं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अच्छी किताब है। यह एक अच्छी किताब है, बिल्कुल सही है। बी आपका सही है। नो गुड बुक हेल्प, कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती, यह भी गलत है। और सम गुड बुक्स हेल्प, कुछ अच्छी किताबें मदद करती हैं, यह भी गलत है। ठीक है ना? तो यह एक अच्छी किताब है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। बहुत आसान है, केवल स्टेटमेंट को एकदम आराम से पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं पढ़िए। वो क्या कहना चाह रहा है, अपने आप आंसर दे पाएंगे, अपने आप आपका आंसर निकल गया कि हाँ ये आंसर होगा इसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि चूज द कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। वह निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन कह रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब देखिए कंक्लूजन कौन सा सही होगा। पहला क्या है? नॉन मेटल्स आल्सो गिल्टर्स, अधातु भी चमकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? ओनली गोल्ड गिल्टर्स, केवल सोना चमकता है। तीसरा है कि नॉट ऑल मेटल्स गिल्टर, सभी धातुएं चमकती नहीं है। और चौथा कह रहा है कि गिल्टरिंग थिंग्स में बी डिसेप्टिव, चमकदार चीजें भ्रामक हो सकती हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो भाई देखो कथन कह रहा है आपका कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है। तो हर चीज पे जैसे कहते हैं ना कि हर चीज पर तुरंत आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये लोकोक्ति है, मुहावरा होता और इसका अर्थ आपसे पूछा जाता तो आप यही इसका आंसर देते कि हर किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा लोकोक्ति में बोला जाता है ना, मुहावरों में बोला जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो चीज जैसी दिख रही जरूरी नहीं कि वो ऐसी ही हो। जो चीज जैसी दिख रही है वो जरूरी नहीं कि वैसी, कोई चीज अगर पड़ी सामने आपके है और वो चमक रही है तो जरूरी नहीं कि वो सोना ही है। तो पहला देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर आल्सो गिल्टर्स, अधातु भी चमकते हैं। तो भैया यहाँ पर सोना धातु है कि अधातु है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं की जा रही कि सोना जो है धातु होने के कारण चमकती है। तो ऐसी जब बात नहीं की जा रही तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा ओनली गोल्ड गिल्टर्स, फिर वही बात आती है कि यहाँ पर बी भी गलत है। क्योंकि ये लोकोक्ति के हिसाब से हर चमकती चीज सोना नहीं होती, अर्थात जो जैसा दिखाई दे रहा है सामने आपको हो सकता है कि वो वैसा ना हो। तो दूसरा भी आपका गलत। तीसरा क्या है
कि नॉट ऑल मेटल्स ग्लिटर, सभी धातुएं चमकती नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि धातु की कोई बात ही नहीं हो रही आपके स्टेटमेंट में। चौथा क्या है, ग्लिटरिंग थिंग में बी डिसेप्टिव, चमकदार चीजें भ्रामक हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, चमकदार चीजें भ्रामक हो सकती हैं, बहुत सोच समझ के चलिए, क्योंकि सामने जो पड़ा है और वो चमक रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो, कुछ और भी हो सकता है, तो हर चमकती चीज भ्रामक हो सकती है, ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो आपका जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बस आपको स्टेटमेंट को पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम से आप स्टेटमेंट को पढ़ें, आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल बेगर्स आर पुअर, सभी भिखारी गरीब हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितना छोटा क्वेश्चन उतना खतरनाक, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, ये क्वेश्चन की प्रवृत्ति होती है। आपको लगता है कि बहुत छोटा है, बहुत सही होगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेकिन जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही खतरनाक होगा। क्योंकि एक बात समझो, अगर कोई बात आपको 2 लाइन में बोल दी जाए तो उसमें बहुत सारी चीजों को छुपा दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी जो बोली ही नहीं गई। और अगर किसी बात को मैंने सविस्तार बता दिया कि हाँ भाई कैसे मैं गया, कहां से मैं आया, क्या मैंने खाया, कहां मैं सोया, कहां मैं रुका, सब बातें मैंने आपको बता दी, तो हर बात आपको क्लियर है ना। लेकिन लास्ट में मैंने कहा इतने कि मैं वहां गया था, मैं वहां से लौट आया, तो अब उन चीजों में बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बोली। तो जितना छोटा क्वेश्चन, ठीक है ना, उतना भारी भरकम क्वेश्चन। तो यहां पर देखो क्या दिया गया, एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि ऑल बेगर्स आर पुअर, सभी भिखारी गरीब हैं, सभी भिखारी गरीब हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए, सभी भिखारी गरीब हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब जरा आते हैं कंक्लूजन पे। पहला, इफ ए इज बेगर देन ए इज नॉट रिच, यदि ए एक भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। दूसरा है कि इफ ए इज नॉट रिच देन ए इज नॉट ए बेगर, यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है। तीसरा है कि ऑल दोज हु आर पुअर आर बेगर्स, जो गरीब है वे भिखारी हैं। और चौथा कह रहा कि इफ ए इज रिच देन ए इज नॉट ए बेगर, यदि ए धनी है तो ए भिखारी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये बता रहा है कि जो भिखारी है वह गरीब है, जो भिखारी है वह गरीब है, जो गरीब है वो भिखारी है, ऐसा बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं कह रहा, ठीक है। तो पहला क्या है कि यदि इफ ए इज बेगर देन ए इज नॉट रिच, यदि ए एक भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। दूसरा क्या है कि इफ ए इज नॉट रिच देन ए इज नॉट ए बेगर, यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, पी तो आपका गलत है। सी की जरा बात करते हैं, ऑल दोज हु आर पुअर आर बेगर्स, जो गरीब हैं वे सभी भिखारी हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो भिखारी है वो गरीब है, ठीक है ना। चौथा क्या है कि इफ ए इज रिच देन ए इज नॉट ए बेगर, यदि ए धनी है तो ए भिखारी नहीं, ये भी गलत है। आंसर पहला सही है, ठीक है ना, आंसर पहला सही है। तो जब आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो जो नहीं हो सकता उसका आंसर नहीं, वो निकाल दीजिए। भाई देखो यहाँ पे स्टेटमेंट यही तो कहा, जो भिखारी है वह गरीब है, जो गरीब है वह भिखारी है, बिल्कुल भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला कहना कि यदि ए, पहला ही सही होगा, यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है, मतलब ए गरीब है, ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी है, बिल्कुल गलत है। और वही चीज तो आपके जो है चौथे में कहेगी कि यदि ए धनी है तो ए भिखारी नहीं है, ये भी गलत है। और जो गरीब है वे सभी भिखारी हैं, ये भी गलत है। तो ये तीनों के तीनों गलत है। तो पहला आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, सैनिक देश की सेवा करते हैं। तो पहला है कि मेन जनरली सर्व देयर कंट्री, पुरुष आमतौर पर अपने देश की सेवा करते हैं। दूसरा है कि दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स, देश की सेवा करने वाले सैनिक होते हैं। तीसरा है कि सम मेन हु आर सोल्जर्स
सर्व देयर कंट्री, कुछ पुरुष जो सैनिक हैं अपने देश की सेवा करते हैं। और चौथा है कि वुमेन डू नॉट सर्व देयर कंट्री बिकॉज दे आर नॉट सोल्जर्स, महिलाएं अपने देश की सेवा नहीं करती हैं क्योंकि वे सैनिक नहीं हैं। तो देखिए अब यहां पर आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा सही है, पहला सही, दूसरा, तीसरा कि चौथा, कौन सा सही होगा। जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई कि इन चारों में कौन सा सही होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, सैनिक देश की सेवा करते हैं। तो अब पहला यहां पे कहा गया कि मेन जनरली सर्व देयर कंट्री, पुरुष आमतौर पर अपने देश की सेवा करते हैं। तो यहां पर देखो ऐसी कोई बात यहां पर नहीं की गई, पुरुष आमतौर पर अपने देश की सेवा करते हैं नहीं। अगर सोल्जर है तो ही सेवा करेंगे, अगर सोल्जर्स हैं तो ही सेवा करेंगे। दूसरा क्या है, देश की सेवा करने वाले सैनिक होते हैं। अब देश की सेवा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हर देश की सेवा करने वाला सैनिक नहीं कहलाता। तो यहां पर जो है अगर कहते हैं देश की सेवा करने वाले सैनिक होते हैं, ये भी आपका गलत है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर लिखा है कि सैनिक देश की सेवा करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि सम मेन हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, कुछ पुरुष जो सैनिक हैं अपने देश की सेवा करते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सैनिक है वही सेवा करता है, ऐसा स्टेटमेंट का कहना है कि सैनिक देश की सेवा करते हैं, मतलब जो सैनिक है वही देश की सेवा करेगा। तो यहां पर जो है आंसर जो आपका सी है बिल्कुल सही होगा कि सम मेन हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, कुछ पुरुष जो सैनिक हैं अपने देश की सेवा करते हैं। चौथा भी आपका गलत है कि वुमेन डू नॉट सर्व देयर कंट्री बिकॉज दे आर नॉट सोल्जर्स, महिलाएं अपने देश की सेवा नहीं करती हैं क्योंकि वे सैनिक नहीं हैं। तो ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, तो चौथा भी आपका सही नहीं है। तीसरा आपका सबसे जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो तीसरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एबिलिटी इज पुअर मैन्स वेल्थ, योग्यता गरीब आदमी का धन है, योग्यता गरीब आदमी का धन है। तो पहला कंक्लूजन है कि ए पुअर मैन इज ऑलवेज एबल, एक गरीब हमेशा सक्षम होता है। दूसरा है कि ए पुअर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ, एक गरीब आदमी के पास धन कमाने की क्षमता होती है। तीसरा है कि ए वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल, एक धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। और चौथा है कि ए पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी, एक गरीब आदमी धन कमा सकता है अगर उसके पास क्षमता है। तो अब बताइए कि इन चारों में कौन सा आपका सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है, तीसरा कि चौथा, कौन सा सही होगा इसमें। तो एबिलिटी इज पुअर मैन्स वेल्थ, योग्यता गरीब आदमी का धन है, योग्यता गरीब आदमी का क्या है, धन है। तो अगर उसके पास योग्यता है तो धन कमा सकता है भाई, चूंकि उसके पास पैसे वाला धन तो नहीं है लेकिन एबिलिटी वाली क्षमता है उसके पास, योग्यता है उसके पास, और योग्यता ही उसका धन है। अर्थात अब भाई अगर धन है, अगर योग्यता नहीं है तो क्या उसके पास धन होगा, क्या नहीं। तो कमाने के लिए उसके पास एबिलिटी का होना जरूरी है, क्योंकि एबिलिटी है तभी वह कुछ कमा सकता है। तो पहला क्या कह रहा है देखो कि ए पुअर मैन इज ऑलवेज एबल, एक गरीब हमेशा सक्षम होता है, ये भी कहना गलत है, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट तो नहीं कह रहा, क्योंकि वो ये बता रहा है कि योग्यता गरीब आदमी का धन है। भाई उसके पास एबिलिटी है तो वो कुछ भी कमा के अपनी रोजी रोटी चला सकता है। तो पहला तो गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि ए पुअर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ, एक गरीब आदमी के पास धन कमाने की क्षमता होती है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ए वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल, एक धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, धनी व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही। अब जरा एक बात मेरी ध्यान सुनिए, जरा आप बी और डी में जरा फर्क करके देखिए क्या फर्क है। बी में क्या कह रहा है कि अ पुअर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ, और यहां पे डी में क्या कह रहा है कि पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी, एक गरीब आदमी धन कमा सकता है अगर उसके पास क्षमता है। और बी में क्या कहा जा रहा है कि गरीब आदमी के पास धन कमाने की क्षमता होती है। दोनों में डिफरेंस है ना। और आपका जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि योग्यता गरीब आदमी का धन है,
ये नहीं कह रहा है कि नहीं जो है उसके पास धन कमाने की क्षमता होती, गरीब आदमी के पास धन कमाने की क्षमता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहां पर यह है कि अगर उसके पास एबिलिटी है, उसके पास योग्यता है, तो वह धन कमा सकता है। तो चौथा आपका बिल्कुल सही होगा कि एक गरीब आदमी धन कमा सकता है अगर उसके पास क्षमता है। तो डी आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। तो देखिए अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि हितेश टोल्ड मोहित अ घोस्ट लिव्ड बाय द पीपल ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। भूतों की बात कर रहे हैं भाई। जो है हितेश ने मोहित को बताया कि गांव के बाहरी इलाके में पीपल के पेड़ के पास एक भूत रहता है, तुम वहां मत जाना, नहीं भूत तुमको मिल जाएगा, उठा ले जाएगा। उसने कहा कि ठीक है भैया, वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने उसको बताया कि हितेश ने मोहित को बताया कि गांव के बाहरी इलाके में पीपल के पेड़ के पास भूत रहता है। उसने कहा मैंने तो नहीं देखा यार आज तक। तो उसने बोला कि भाई मैंने तो देखा है यार, वहां रहता है। तो भाई हो सकता है रहता हो, मैं भी नहीं जाऊंगा आज के बाद। अब देखो पहला क्या कह रहा है, पहले इसका जरा पढ़िए। पीपल ट्रीज ग्रो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। पीपल के पेड़ गांव के बाहरी इलाके में उगते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि घोस्ट लिव ऑन पीपल्स ट्री। पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है। तीसरा, हितेश परहैप्स बिलीव इन द स्टोरीज ऑफ घोस्ट। हितेश शायद भूतों की कहानियों में विश्वास करता है, करते थे, कहानियों में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। और चौथा है कि मोहित मस्ट बी अफेयर्ड ऑफ घोस्ट। मोहित भूतों से डरता होगा। तो भाई हितेश ने मोहित को बताया कि जो है गांव के बाहरी इलाके में पीपल के पेड़ के पास एक भूत रहता है। तो अब वह मोहित डरता है कि नहीं डरता, इस बात का कंक्लूजन हम तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो केवल बात उससे बता रहा है कि भाई वहां रहता है, मैंने देखा है उसको। उसने कहा हो सकता तुमने देखा हो भाई, चलो मुझे भी दिखा लो, मैंने तो नहीं देखा। तो जो है इस बात का बिल्कुल भी हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मोहित भूतों से डरता होगा, क्योंकि हो सकता है ना डरता हो भाई। उसने कहा चलो मुझे भी दिखाओ भाई कहाँ है, चलो चलते दोनों लोग आज देखेंगे भाई कहाँ भूत रहता है। और जो पहला कंक्लूजन है कि पीपल ट्रीज ग्रोज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं करा कि पीपल के पेड़ गांव के बाहरी इलाके में उगते हैं। भाई अंदर भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है कोई पीपल का पेड़ हो, ठीक है ना। तो ये तो गलत है पहला भी। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि घोस्ट लिव ऑन परहैप्स ट्री। पीपल के पेड़ पे भूतों का वास होता है, ये भी गलत है, क्योंकि वहां पे ये कह रहा है कि हितेश ने मोहित को बताया कि गांव के बाहरी इलाके पीपल के पेड़ के पास एक भूत रहता है। पीपल के पेड़ में नहीं रहता, पीपल के पेड़ के पास रहता है, ठीक है ना। तो पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है, ये भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा। तीसरा क्या है कि हितेश परहैप्स बिलीव्ड इन द स्टोरीज ऑफ घोस्ट। हितेश शायद भूतों की कहानियों में विश्वास करता है, भाई करता कहानी में विश्वास करता था, इसीलिए जो है उसको लगा कि यार यहाँ पे भूत है, इससे बता दिया जाए शायद ये भी डर जाए। वो नहीं डरा, उसने कहा यार तुम भी नहीं डर रहे हो यार। तो इसलिए जो है यहाँ पर तीसरा आपका बिल्कुल सही है। चौथा कहना गलत है, क्योंकि डरता है कि नहीं ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। हो सकता है ना डरता हो। उसने कहा चलो भाई तुम मुझे भी दिखा दो कहाँ है भूत यार, कहाँ बैठा है, चलो आज रात में हम भी मिल के आते हैं उससे। तो चौथा आपका गलत, तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा कि हितेश परहैप्स बिलीव्ड इन द स्टोरीज ऑफ घोस्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि मैनी क्रिएटिव पर्संस बिकम आर्टिस्ट। कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, मैंने कहा ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहां पर तो वही वाली कहावत लागू होती, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्वेश्चन छोटे छोटे, उनके अंदर चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको आपको ध्यान से समझ के आंसर देना है। नहीं फिर वही बात होती कि क्वेश्चन तो छोटा था फिर भी गलत हो गया। भाई छोटे क्वेश्चन देख के हमें बड़े आनंद की अनुभूति होती है कि अरे वाह यार छोटा सा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो मतलब उसको सॉल्व करने में पसीने छूट गए, यार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, बहुत टफ क्वेश्चन था तो क्वेश्चन केवल एक लाइन का, वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन उसमें चीजें इतनी बताई गई कि वो हम समझ ही नहीं पाए।
इसलिए जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मैनी क्रिएटिव पर्सन्स बिकम आर्टिस्ट, कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इनके अंदर क्रिएटिविटी होगी वो कलाकार बन जाएंगे। तो कलाकार बनने के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है, यही तो है कि कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो पहला क्या कह रहा है कि अ क्रिएटिव पर्सन विल सर्टेनली बिकम एन आर्टिस्ट, एक रचनात्मक व्यक्ति निश्चित रूप से कलाकार बनेगा। दूसरा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम एन आर्टिस्ट विदाउट क्रिएटिविटी, बिना रचनात्मकता के कलाकार बनना संभव नहीं है। तीसरा है कि ए हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इज नीडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, कलाकार बनने के लिए उच्च स्तर की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। चौथा है कि सम आर्टिस्ट आर क्रिएटिव पर्सन, कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सा ये सही आंसर होगा इनमें, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी की कौन सा आपका सही होगा इन चारों में भाई? तो देखो यहां पे आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि मैनी क्रिएटिव पर्सन्स बिकम आर्टिस्ट, कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। तो यहां पे पहला है कि ए क्रिएटिव पर्सन विल सर्टेनली बिकम एन आर्टिस्ट, एक रचनात्मक व्यक्ति निश्चित रूप से कलाकार बनेगा, ऐसा तो नहीं कहा गया, ठीक है ना। कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर रचनात्मकता है तो वह निश्चित रूप से कलाकार बनेगा, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही नहीं। पहला आपका सही नहीं, पहला आपका सही नहीं है। जरा दूसरा देखिए, दूसरा क्या सही होगा? क्या दूसरा आपका सही होगा? बताइए जल्दी से। तो सही तो कोई एक ही होगा, पहले तो गलत है, दूसरा जरा देखते हैं भाई क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम एन आर्टिस्ट विदाउट क्रिएटिविटी, बिना रचनात्मकता के कलाकार बनना संभव नहीं है। यह भी आपका सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप कलाकार नहीं बन सकते। कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं, मतलब उनमें क्रिएटिविटी थी और कलाकार बन गए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं तो आप कलाकार नहीं बन सकते। तो दूसरा भी आपका गलत। तीसरा क्या है, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इज नीडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, कलाकार बनने के लिए उच्च स्तर की रचनात्मकता की आवश्यकता है, तो ये भी गलत है। ये भी आपका जो है ऐसा कुछ भी आपके स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। तो चौथा क्या कर रहा है, सम आर्टिस्ट आर क्रिएटिव, कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई काम है, आपने कोई डिग्री नहीं की, आप सीखते थे, सीखते सीखते क्या हो गया, आपके अंदर एक्सपीरियंस आ गया, बहुत अच्छे हो गए और आप जो है एक बहुत अच्छे कलाकार बन गए। एक बंदा था जिसका डिग्री थी, वो डायरेक्ट कलाकार बन गया। तो क्रिएटिविटी थी तो आप कलाकार बन गए, ठीक है ना। तो यहां पर जो है क्या, कौन से कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि टेलीविजन कन्विक्सेस व्यूअर्स दैट द लाइकलीहुड ऑफ देयर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ ए वायलेंट क्राइम इज एक्सट्रीमली हाई एट द सेम टाइम बाय इट्स वेरी नेचर टीवी persuades viewers to passively accept whatever happens to them। टेलीविजन दर्शकों को आश्वस्त करता है कि उनके हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही अपने स्वभाव से टीवी दर्शकों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के लिए राजी करता है कि उनके साथ जो कुछ भी होता है, निष्क्रिय रूप से बता भाई स्वीकार करिए कि जो कुछ भी होता है उसको आप निष्क्रिय रूप से स्वीकार करें। तो अब देखिए पहला आपका क्या कह रहा है, पहला आपका कंक्लूजन कह रहा है कि टीवी व्यूइंग प्रमोट्स क्रिमिनल बिहेवियर्स, टीवी देखने से आपराधिक व्यवहारों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है कि टीवी व्यूअर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिम्स देन अदर्स, दूसरों की तुलना में टीवी दर्शकों के शिकार होने की सबसे अधिक संभावना है। तीसरा करेगा पीपल शुड नॉट वॉच टीवी, लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए। और चौथा है कि टीवी प्रमोट्स ए फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वुलनेरेबिलिटी
इन वीवर्स, टीबी दर्शकों में असहाय असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। बताइए कौन सा सही होगा भाई? ए बी सी डी ई में, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा कि तीसरा कि चौथा? कौन सा सही होगा भाई? जल्दी से आंसर बताइए, इन चारों में कौन सा आपका सही है? पहला सही है कि दूसरा है कि तीसरा कि चौथा? तो देखो क्या क्या स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि टेलीविजन दर्शकों को आश्वस्त करता है कि उनके हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही अपने स्वभाव से टीवी दर्शकों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के लिए राजी करता है कि उनके साथ जो कुछ भी होता है। ठीक है ना? तो यहां पे पहला, टीवी देखने से आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं कह रहा। दूसरा क्या है कि दूसरों की तुलना में टीवी दर्शकों के शिकार होने की सबसे अधिक संभावना है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। तीसरा है कि लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि टीवी दर्शकों में असहाय सुरक्षा की भावना को बढ़ावा, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई वो उनको हिंसक जो है, हिंसक प्रकार के हिंसक अपराध का शिकार होने की संभावना बहुत अधिक है। उनको यह दिखाता है कि भाई आप जो है बहुत जल्दी हिंसा के शिकार हो सकते हैं, तो उनके अंदर एक असहाय और असुरक्षा की भावना आती है कि यार हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे ऐसे जो है क्राइम वाले जो सीरियल हम देखते हैं, तो आपके अंदर एक चीज आती है ना कि यार ऐसा तो हमारे साथ नहीं तो हो जाएगा, हम तो नहीं इसके शिकार हो जाएंगे। तो एक असुरक्षा और उससे असहाय की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट है कि ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ब्राइट, मनीष इज नॉट ब्राइट। मेरी कक्षा के सभी छात्र होशियार है, मनीष होशियार नहीं है। उज्जवल नहीं, मनीष होशियार नहीं है। उज्जवल भी वही है, ठीक है ना, उसी का पर्यायवाची कह सकते हैं। मनीष होशियार नहीं है, ठीक है ना, मनीष होशियार नहीं है। अब जरा पढ़िए यहाँ पे पढ़िए जरा, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट, कुछ छात्र उज्जवल नहीं है। उज्जवल मतलब यहाँ होशियार से है, ठीक है ना, कुछ छात्र होशियार नहीं है। मनीष मस्ट वर्क हार्ड, मनीष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर आपका कह रहा है तीसरा कि नॉन ब्राइट वंस आर नॉट स्टूडेंट, गैर उज्जवल वाले छात्र नहीं है, मतलब जो होशियार नहीं वो छात्र नहीं है। चौथा कह रहा है कि मनीष इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मनीष मेरी कक्षा का छात्र नहीं है। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास आर ब्राइट, मनीष इज नॉट ब्राइट। मेरी कक्षा के सभी छात्र होशियार हैं, तो मनीष होशियार नहीं है। तो पहला जो है सम स्टूडेंट आर नॉट ब्राइट, ये भी गलत है, कुछ छात्र होशियार नहीं है। मनीष मस्ट वर्क हार्ड, ये कोई आपका स्टेटमेंट में कह ही नहीं रहा कुछ ऐसा, ठीक है ना। और नॉन ब्राइट वंस आर नॉट स्टूडेंट, ये भी सही नहीं है। चौथा सही है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे कक्षा के सभी छात्र होशियार हैं और मनीष होशियार नहीं, मतलब मनीष मेरी कक्षा का छात्र नहीं है। मनीष होशियार नहीं है मतलब मनीष मेरी कक्षा का छात्र नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। ए फैक्ट्री वर्कर हैज 5 चिल्ड्रन, नो वन एल्स इन द फैक्ट्री हैज 5 चिल्ड्रन। कारखाने में काम करने वाले एक मजदूर के 5 बच्चे हैं, फैक्ट्री में किसी और के 5 बच्चे नहीं हैं। तो पहला देखिए आपका कंक्लूजन है कि ऑल वर्कर्स इन द फैक्ट्री हैव 5 चिल्ड्रन ईच, कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूरों के 5-5 बच्चे हैं। तो अब देखो यहां पर कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले तो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि वहां पे कह रहा है कि देखो कारखाने में काम करने वाले एक मजदूर के 5 बच्चे हैं और फैक्ट्री में किसी और के 5 बच्चे नहीं हैं। तो फिर ये कंक्लूजन की कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूरों के 5 बच्चे हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एवरी बॉडी इन द फैक्ट्री हैज चिल्ड्रन, कारखाने में सभी के बच्चे हैं। तो भाई ऐसा भी स्टेटमेंट से नहीं दिख रहे जो है कंक्लूजन निकला कि सभी के बच्चे हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी जिनके बच्चे नहीं भी होंगे। तो ये जो है दूसरा भी आपका सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि सम ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स हैव मोर देन 5 चिल्ड्रन, कारखाने के कुछ श्रमिकों के 5 से अधिक बच्चे हैं।
ये भी गलत है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट साफ तौर पे कह रहा है कि कारखाने में काम करने वाले एक मजदूर के 5 बच्चे हैं, फैक्ट्री में किसी और के 5 बच्चे नहीं हैं। तो इससे अधिक किसी के पास नहीं है, 5 से अधिक बच्चे भी गलत है। चौथा करके ओनली 1 वर्कर इन द फैक्ट्री हैज एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन, कारखाने में केवल एक कर्मचारी के ठीक 5 बच्चे हैं, ये बिल्कुल सही है। एक कर्मचारी ऐसा जिसके ठीक 5 बच्चे हैं, ये आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।